हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि क्लास 10th आईसीएसई के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ज्यादातर हम लोगों के गिव रीजंस या एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। गिव रीजन एक या दो इस चैप्टर में से आएंगे ही आएंगे। प्रोसेस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर वन वर्ड पूछा जा सकता है। तो क्लास 10th आईसीएसई के बच्चे ध्यान से इस टॉपिक को पढ़े। तो टॉपिक है हमारा प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 3 एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स का टॉपिक है। इसके अंदर हम सारे प्रोसेसेस कवर करेंगे जिसमें आपका इम्बाइबेशन आता है, डिफ्यूजन आता है, ऑस्मोसिस आता है, टोनोसिटी आता है, प्लाज्मोलिसिस आता है। ये हम 4-5 टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बोर्ड्स में पूछी जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देयर आर 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स को जब वाटर एब्जॉर्ब करना है रूट्स में से, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को जब वाटर एब्जॉर्ब करना है तो वो किस तरीकों से एब्जॉर्ब होगा वो हमने इसमें पढ़ना है। सबसे पहले तो रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशन चाहिए वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो रूट के पास 3 स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो। तो वो 3 फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो रूट्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर ये एक सिंगल रूट है तो उसमें से मिलियंस ऑफ रूट हेयर बाहर आ रहे होते हैं। क्यों? ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो। और जो रूट हेयर की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन दैट इज सेमी परमिएबल और थिन मेम्ब्रेन होती है, जिससे वाटर इजीली आपका ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आ सकता है। लास्ट, जो रूट हेयर का कंसंट्रेशन होता है, मींस जो इसके अंदर सेल सैक प्रेजेंट होता है, दैट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। जब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ आएगा ही आएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि रूट हेयर के पास प्रेजेंट होंगे वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अब देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इम्बाइबिशन, सेकेंड डिफ्यूजन, थर्ड ऑस्मोसिस, फोर्थ टोनोसिटी एंड फिफ्थ प्लाज्मोलिसिस। तो हम इन पांचों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस प्लांट्स में इनकी कैसे कैसे एप्लीकेशंस है उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले इम्बाइबेशन आ गया। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन इज सरफेस एब्जॉर्प्शन। सरफेस पे चीजों को पकड़ना इज एडजॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय ड्राई हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स ड्यू टू सरफेस अट्रैक्शन। तो सरफेस अट्रैक्शन की वजह से जो चीजें होंगी, जो वाटर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब भी नहीं एडजॉर्ब होगा, उसको कहा जाता है इम्बाइबेशन। तो इम्बाइबेशन occurs along diffusion gradient. Maximum imbibation occur in agar-agar, protein, pectin, cellulose. सेल्यूलोज मैंने इसीलिए मार्क किया बिकॉज ये एक एप्लीकेशन में आएगा, तो एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों में इम्बाइबेशन बहुत ज्यादा होता है। इसकी एप्लीकेशन प्लांट्स में कैसे कैसे है? सबसे पहले स्वेलिंग ऑफ ड्राई सीड्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वुडन डोर्स एंड विंडोज ड्यूरिंग रेनी सीजन कॉजिंग देम टू स्वेल। यहां पे आता है हमारा ट्विस्ट। अब वो ट्विस्ट क्या है? बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है? लकड़ी के दरवाजे, वुडन डोर्स एंड विंडोज जैम ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, वो बंद नहीं होते हैं। क्यों? हमने अभी पढ़ा इम्बाइबेशन इज व्हाट? सरफेस एड्सॉर्प्शन। तो सेल्यूलोज यानी कि वुड सबसे ज्यादा क्या करती है? वाटर एड्सॉर्ब कर लेती है रेनी सीजन के अंदर, जिससे कि क्या होता है, जो उसकी फ्रेमिंग है उससे साइज बढ़ जाता है और दरवाजे खिड़कियां बंद होने में दिक्कत करते हैं। तो इसके पीछे फिनोमेना कौन सा इन्वॉल्व है? इम्बाइबेशन। तो इम्बाइबेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी डेफिनेशन को करें, इसके एप्लीकेशंस है। स्वेलिंग ऑफ ड्राई सीड्स, ड्राई सीड्स जो हैं अगर वो पानी में डालेंगे तो वो स्वेल अप हो जाएंगे। सेकंड, डोर्स एंड विंडोज का हमने देख लिया। और थर्ड हमने देख लिया नीडिंग ऑफ फ्लोर, मींस आटा जब गूंथते हैं तो उसमें भी इम्बाइबेशन का रोल रहता है। सेकंड पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ड्राई सीड्स, जैसे ही पानी आएगा तो ड्राई सीड स्वेल होंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। सेकंड आ गया डिफ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन इज व्हाट?
दो चीजों का आपस में मिक्स होना जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। दो चीजें जब मीडियम बिल्कुल सेम है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, आपस में उनकी मिक्सिंग होना इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ फिजिकल फिनोमेना defined as movement of molecules of a substance from an area of their higher concentration to an area of their lower concentration when the two are in direct contact। फिगर देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने कलर्ड सब्सटेंस डाला। ठीक, कलर्ड सब्सटेंस जब डाला, धीरे धीरे पूरा का पूरा वाटर जो है वो पिंक हो गया। क्यों? वो कलर्ड सब्सटेंस पूरे वाटर के अंदर डिफ्यूज कर गया था, स्प्रेड हो गया था, बिकॉज दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, दोनों सेम, उनके दोनों के मीडियम डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। तो डिफ्यूजन आपका गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड्स में तो होता ही होता है, सॉलिड्स में भी कुछ एक्सटेंट तक हो सकता है। अब एक और ट्विस्ट आता है। घर में जब खाना बनता है, किचन में कुछ भी बनता है, तो हमें गेट पे पता लग जाता है कि आज किचन में ये बना है। वो कैसे हुआ? उसके पीछे भी राज है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स जैसे ही किचन में कुछ कुक हो रहा होता है, वो गैस मॉलिक्यूल्स पूरे एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और हमें बाहर दरवाजे तक खुशबू आ जाती है कि आज राजमा चावल बने हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है? डिफ्यूजन। सेकेंड ट्विस्ट, अगर किसी ने परफ्यूम लगाया है या अच्छा डिओड्रेंट लगाया है, तो क्लास में आते ही, रूम में आते ही हमको खुशबू आ जाती है। तो व्हाट इज दैट? उसके पीछे भी डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन वो फिनोमेना है जिसमें गैस के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। तो ये डिफ्यूजन था। इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पहले प्लांट्स में, तो सब्सटेंसेस, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अमंग द सेल्स डिफ्यूजन के थ्रू होगा। रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगी, डिफ्यूजन के थ्रू। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डायरेक्टली डिफ्यूजन। रॉ मटेरियल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, वो भी हमारा डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा। तो प्लांट्स में मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो हमारा डिफ्यूजन के थ्रू ही है। एनिमल्स में formation of urine in the kidneys, distribution of substances by blood to different parts and tissues of the body, sugar level of the body, transport of hormones in the body of animals। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी डिफ्यूजन ही इसमें सब में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। थर्ड आ गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, बस इसके अंदर जो चीज आ जाती है वो आ जाती है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब चीजें मूव करती हैं उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ पानी का होता है और किसी चीज का नहीं होता है। तो देख लेते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन वेयर बाय वाटर molecules move through semi-permeable membrane of a region of their higher concentration to a region of their lower concentration। जहां पे पानी ज्यादा है वहां से पानी मूव करेगा, जहां पे पानी कम है उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। और बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जो कि मूवमेंट को अलाउ करे। The movement of water molecule continues until their concentration becomes equal on both the sides of semi-permeable membrane। दो चीजें हैं, बीच में मेम्ब्रेन है, जब तक दोनों तरफ पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता तब तक हमारा ऑस्मोसिस चलता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये फिगर आ गया। तो हमने क्या किया है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इधर आपका सॉल्यूट ज्यादा है, तो क्या होगा? वाटर का मूवमेंट इस तरफ होगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना आ जाए। आगे चलते हैं। ऑस्मोसिस के रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? सबसे पहले इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेल्स एंड देयर सराउंडिंग। तो सेल के अंदर पानी आना, बाहर जाना, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ऑस्मोसिस के थ्रू ही होगा, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। नेक्स्ट, वाटर एंटर्स थ्रू एंडोऑस्मोसिस एंड मेक्स देम टर्जिड। पानी, वाटर जब भी अंदर आएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, उसके इस फिनोमिना को एंडोऑस्मोसिस कहा जाएगा और सेल को टर्जिड बनाती है।
मीन्स स्ट्रेच्ड, पूरा खिंचा हुआ. नेक्स्ट, turgidity of the cell supports plant and maintain their shape and form. Water absorption by roots, endoosmosis because roots के अंदर पानी जा रहा है. Exosmosis is the main cause of transpiration. Transpiration में क्या होता है, पानी का लॉस होना. तो जब लॉस हो रहा है मतलब पानी बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मीन्स exosmosis. Pickle, fish, meat are kept unspoiled for longer period because of induced exoosmosis. अब ये क्या है, एक और ट्विस्ट आता है यहाँ पे. ये क्या कहते हैं कि हम घर में अचार रखते हैं, जैम्स रखते हैं, जेलीज रखते हैं, वो खराब क्यों नहीं होते? रीजन. और दूसरी चीज ये, उसके अंदर शुगर का या सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा क्यों किया जाता है? ताकि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहें. अब वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व कैसे रहेंगे? उसके अंदर शुगर या सॉल्ट ज्यादा है. जब शुगर या सॉल्ट ज्यादा है मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कोई भी अगर पैथोजन उस पर अटैक करेगा, फंगस है या बैक्टीरिया है, कोई भी उसको अटैक करेगा तो वहां पे क्या होगा, उस सेल का एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा. उस सेल में से पानी बाहर निकल आएगा बिकॉज बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो एक्सोऑस्मोसिस भी एक रीजन है अचार, आपके जैम और जेलीज को लंबे टाइम तक चलाने के लिए, बिकॉज एक्सोऑस्मोसिस ही वो फिनोमिना है जो कि सेल्स का लाइसिस कॉज कराएगा. आगे चलते हैं. टोनोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टोनोसिटी क्या है? एक कंसंट्रेशन है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्यूशंस separated by semi-permeable membrane. It determines the direction of water movement. दो सॉल्यूशन है या दो सब्सटेंसेस हैं, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पानी का मूवमेंट कैसे होगा, एक तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और वही उसकी टोनोसिटी बताता है. सबसे पहले टोनोसिटी के बेसिस पे तीन टाइप के सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं. सबसे पहला आया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है देन द सेल सैप, सेल अंडरगोज एक्सोऑस्मोसिस. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, या तो चीनी या नमक या जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए. तो हाइपरटोनिक मींस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, पानी कम सॉल्यूट ज्यादा. अगर ऐसे सॉल्यूशन के अंदर सेल रखा जाएगा तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा. ऐसे कंडीशन में सेल का एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल का साइज छोटा हो जाएगा. सेकंड, हाइपोटोनिक. ये वो सॉल्यूशन है सॉल्यूट जिसमें कम है और पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है. इस केस में अगर हम सेल को रखेंगे, अब बाहर पानी ज्यादा है अंदर पानी कम है तो बाहर से पानी अंदर आएगा. तो दिस इज एंडोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस, सेल का साइज बड़ा होगा, सेल स्वेल अप हो जाएगा इस कंडीशन में. लास्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें दोनों तरफ कंसंट्रेशन हमारी बराबर है. इस कंडीशन में पानी का कोई मूवमेंट नहीं होगा, सेल का साइज एज इट इज रहेगा. तो ये तीन टाइप के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक. आइसो मीन्स बराबर, हाइपर मीन्स कंसंट्रेशन ज्यादा, हाइपो मीन्स कंसंट्रेशन कम. हाइपर होगा तो सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा. हाइपो होगा तो बाहर से पानी सेल के अंदर आएगा, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा. आगे देखते हैं. ये आगे हमारे तीन टाइप के सॉल्यूशंस, एनिमल सेल, प्लांट सेल. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है. तीन आपको सॉल्यूशंस दिखा देंगे, तीनों में एक एक सेल रख देंगे और तीनों के अंदर सेल की कंडीशन आपसे पूछ ली जाएगी कि सेल का साइज क्या होगा या सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो सबसे पहले हमारा अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो पानी बाहर, सेल का साइज छोटा, साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा बीच में. आइसोटोनिक, नो चेंज, सेम. हाइपोटोनिक, पानी अंदर जाएगा और सेल जो है वो पूरा स्वेल अप हो जाएगा, अच्छे से टर्जिड हो जाएगा. तो जो हमारा हाइपरटोनिक है इस केस में होगा एक्सोऑस्मोसिस.
और जो हाइपोटोनिक है इसमें होगा एंडोऑस्मोसिस। एक में पानी अंदर जाएगा, उसमें पानी बाहर आएगा। तो ये है हमारे टोनोसिटी के एग्जांपल्स। लास्ट टॉपिक आ गया प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस वो कंडीशन है जब एक सेल को हम रखेंगे आपके हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। अब मैंने पहले भी बताया, अगर सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं मींस उसके बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम है, उसके अंदर पानी ज्यादा है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, मतलब एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा और सेल जो हो जाएगा वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, व्हेन अ प्लांट सेल, इसकी जगह एनिमल सेल भी हो सकता है बट प्लांट सेल में ये कंडीशन ज्यादा होती है। व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, water starts leaving the cell by exosmosis. Within a few minutes, the protoplast shrink to such an extent that it pulls away from the cell wall, leaving a distinct gap between cell wall and cell membrane. बीच में इकट्ठा हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, आसपास का स्पेस सारा खाली हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन और फिनोमिना इज प्लाज्मोलिसिस। तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट from the cell wall is called plasmolysis. Cell with a shrunken protoplast, ऐसे सेल को हम plasmolized cell कहते हैं। Plasmolysis in plants sometimes happens in extremely salty water, otherwise it rarely occurs in nature. तो जब प्लांट जब बहुत ही ज्यादा सॉल्टी एनवायरमेंट में होगा तो ऐसा होगा, अदरवाइज ये कंडीशन रेयर है। आगे चलते हैं, डायग्राम आ गया। सबसे पहले नॉर्मल स्टेज। अब यहां देखो ध्यान से, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमने क्या किया है, प्लाज्मो सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है, यहाँ नॉर्मल है, धीरे धीरे पानी बाहर जाना शुरू हुआ, पानी जब बाहर जाना शुरू हुआ तो ऐसी कंडीशन आ गई कि साइटोप्लाज्म बीच में आके श्रिंक हो गया, बिकॉज बाहर जो है सॉल्वेंट ज्यादा है, सेल के अंदर सॉल्वेंट कम है। तो पानी का वो नेचर है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट या पानी का मूवमेंट वहां होगा जहां पे वो ज्यादा है, वहां से जहां पे वो कम है। तो दिस इज योर एक्सोऑस्मोसिस, एक तरीके का ऑस्मोसिस है जो कि अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस प्लांट्स में क्या है, सेम जो हमने पीछे पढ़ा अभी, अचार, जैम्स और जेलीज में सॉल्ट क्या करता है, सराउंडिंग को ज्यादा हाइपरटोनिक कर देता है, तो कोई भी माइक्रोब का अटैक अगर होगा तो वो बच नहीं पाएगा। स्प्रिंकलिंग ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट अराउंड द रूट्स ऑफ द वीड्स कैन हेल्प इन किलिंग देम बाय क्रिएटिंग लॉस ऑफ वाटर। ये भी बोर्ड्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है। अब उनको अगर किल करना हो तो उनकी रूट्स में हम सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट से क्या होगा, बाहर का चीजें जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगी या हाइपरटोनिक हो जाएंगी, जिसकी वजह से रूट्स में से पानी बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो रूट के सेल सारे श्रिंक हो जाएंगे या प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स can damage the roots of the plant because due to loss of water. सेम वही चीज है, अगर सेल्स हैं तो सेल्स में क्या है, रूट्स क्या है, रूट्स भी सेल्स ही हैं, प्लांट सेल्स ही हैं। अगर हमने ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाल दिए तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, रूट के सेल्स जो हैं वाटर लूज कर देंगे और रूट्स के सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे या प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे, अल्टीमेटली प्लांट किल हो जाएगा। तो किसी भी प्लांट को अगर बड़े ट्री को किल करना है तो रूट्स में सॉल्ट डालना चाहिए जिससे वो रूट्स किल हो जाए। करना नहीं चाहिए बट लेकिन ये एक फिनोमेना है जिससे हम किल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ हम लोगों का। इसमें से बहुत सारे गिव रीजंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।